तो मैं एक्चुअली इस डिस्कशन को आगे लेते हुए जानना चाहूंगी कि हम जब ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में बोलते हैं, देयर इज अ नीड टू यूज मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द बेनिफिट्स इट हैज फॉर द चिल्ड्रन? बच्चों के लिए इसका जो है क्या उनको इससे लाभ प्राप्त होता है, एंड ऑल्सो हाउ डज इट इम्पैक्ट द एंटायर स्कूलिंग प्रोसेस? वो स्कूलिंग प्रोसेस को क्या बदलने में, डेमोक्रेटाइज करने में मदद करती है क्या? तो अगर आप अपने अनुभव से और जो आपने बेहतरीन काम किया है फील्ड में, उससे अगर हम कुछ आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं. Sure. Over to you. Thank you so much, Rita. और आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा मदर टंग दिवस मना रहे हैं, अभी जो उन्नति टीम ने प्रेजेंट किया, राइट, और प्रेजेंट करते समय जो हमारे चेहरे थे, जो उनके चेहरे थे, जो उसकी रोशनी चमक रही थी, वो भी एक मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इंट्रोडक्शन में रीटा आपने कहा था कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में जो मेरा अपना इंटरेस्ट है वो आइडेंटिटीज और एक मल्टीकल्चरल उससे आता है. उससे कहीं ज्यादा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड मदर टंग बेस्ड एजुकेशन के प्रति जो एक इंटरेस्ट है, पैशन है, व्हाट इज आइडेंटिटीज हैं, राइट, उन आइडेंटिटीज में वो ऐसा क्या है कि हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करते हैं. और यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स जो मेरे लिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के समर्थन में आने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि एक क्लासरूम में हम बात करते हैं कि एजुकेशन एक मुक्ति का टूल है. If education really is a tool for liberation, if education is a tool that can help all of us move forward in life, right? It can ensure social economic mobility, it can ensure a better living standard, क्योंकि right to life का right to life without dignity के बिना कोई मतलब नहीं है. Right? So education is what enables us to live a life of dignity. तो अगर हम एजुकेशन को इस स्वरूप में देखते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एजुकेशन के अंदर सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, बराबरी हो और डेमोक्रेसी हो. अगर एक क्लास में कुछ बच्चे बेहतर सिर्फ इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा का प्रयोग हो रहा है, और कुछ बच्चे उस क्लास में चुप रह जा रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके समझने की क्षमता में कोई कमी है, पर केवल इसलिए कि जिस भाषा में टीचर बात कर रही है, समझा रही है, वो उनकी भाषा नहीं है. तो यहाँ पे हमने शिक्षा का फाउंडेशन ही गैर बराबरी में स्थापित कर दिया है, राइट. और ये एक ऐसी चीज है जो बच्चे बहुत ये जो हम बात करते हैं आज कि मेरिट कैसे प्रोड्यूस होता है, अपने ऊपर अपने मेरिट, अपनी क्षमता पे कॉन्फिडेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, वो इन्हीं प्रोसेसेस से प्रोड्यूस होता है. जब क्लास में एक बच्चा कोई चीज सिर्फ इसलिए समझ पाता है क्योंकि टीचर उसकी भाषा में उसके उदाहरण लेकर उसको समझा रही है, और एक बच्चा इसलिए नहीं समझ पाता है क्योंकि उसकी भाषा और उसके उदाहरण नहीं है, उस लाइफ स्टेज पे देखिए बच्चा बहुत छोटा है इसको ये समझने के लिए कि ये जो गैर बराबरी है, ये जो अंतर है दोनों के समझ में, ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से है, राइट. अ चाइल्ड कैन नॉट reason it by saying that he's being able to understand and I'm not being able to understand, because there are systemic issues, there are institutional processes which are unequal. For a child of that age, what is more likely to happen is to internalize this, where a child whose language matches the language of the school is likely to believe that it is my merit that I can understand it easily. And the child whose language is different from the language of the school is likely to internalize it as
the child's own incapability of making sense. राइट और ये एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है बच्चों की भाषा को क्लास में नहीं शामिल करने का। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो आपने अभी एक जर्मनी में एक एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की थी जिसका मैं हिस्सा थी। वहां पे मैं जर्मनी में बाइलिंगुअल स्कूल्स, मल्टीलिंगुअल स्कूल्स को समझने की कोशिश कर रही थी, जहां पे मेरी मुलाकात एक टर्किश लड़की से हुई जो जर्मनी में पढ़ती है। वो पहले जर्मन मीडियम स्कूल में थी और अब वो बाइलिंगुअल स्कूल में थी जिसमें इंग्लिश और जर्मन दोनों मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और जब मैंने उसको पूछा कि आपको कौन सा स्कूल बेहतर लगता है तो वो बोली बाइलिंगुअल। एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई बाइलिंगुअल, बिकॉज neither of the two are her mother tongues. She is a Turkish immigrant to Germany. ना जर्मन उनकी मातृभाषा थी ना अंग्रेजी उनकी मातृभाषा थी। और उनका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जर्मन क्लास जब मैं जर्मन मीडियम स्कूल में जाती थी और मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था कि मैं बुद्धू हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। अब जब इंग्लिश में क्लास चलती है और जर्मन स्टूडेंट्स भी समझने में उनको दिक्कत आती है, तो मेरे को पता है कि दिक्कत मेरे में नहीं है। This experience was so important for her to realize that the problem does not lie in her abilities, but in the policies of the school. और जहां तक हम स्कूल में बच्चों की भाषा की बात कर रहे हैं, देखिए भाषा हमारे कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को समझना, उनको रटना नहीं मानते, राइट, तो कॉन्सेप्ट की समझ बनाने के लिए बच्चे से संवाद जरूरी है। राइट, अगर मैं एक बच्चे को कोई भी चीज समझाना चाहती हूँ तो उसके लिए जरूरी होगा कि मैं बच्चे के परिवेश से कुछ उदाहरण लूं, बच्चे से उनके बारे में बात करने को बोलूं और फिर उसको जो हमारा एकेडमिक नॉलेज है उससे रिलेट करूं ताकि वो दोनों के बीच में एक रिश्ता स्थापित कर पाए। राइट, अगर बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाएगा, उसके एक्सपीरियंसेस को क्लासेस में शेयर नहीं कर पाएगा, तो ये लिंक जो हमारे एवरीडे नॉलेज और हमारे एकेडमिक नॉलेज के बीच में होता है, देन द ओनली वे दैट लिंक कैन बी एस्टैब्लिश्ड इज थ्रू रोट मेमोराइजेशन, व्हिच इज नॉट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और एक बच्चा सवाल पूछ पाए, अपने उदाहरण ला पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्लास की भाषा वो भाषा हो जिसमें बच्चा सवाल पूछने के लिए और अपने रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण लाने के लिए कंफर्टेबल फील कर सके। एक भाषा पहले हमारे बोलचाल की भाषा बनती है, उसके बाद हमारे सोच की भाषा बनती है। जब हम बच्चों पे भाषा थोपते हैं तो हम उनको उस भाषा में सोचने पर विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं जिस भाषा में वो बोल भी नहीं सकते हैं। राइट, सो दिस इज एक्चुअली इनजस्टिस, दिस इज क्रिमिनल टू डू टू अ चाइल्ड। राइट, टू फोर्स इफ अगर मैं अभी सडनली जो मैं अपनी बात कह रही वो अपनी मातृभाषा कांगड़ी में कहना शुरू कर दूं तो अब सबके लिए मुश्किल होगा। राइट, हम बड़े हैं, हम भाषाओं के बीच में सिमिलैरिटीज जानते हैं। मैं हिमाचल में रह के, क्योंकि मैंने उड़ीसा में काम किया है, वहां पे पढ़ाया है, एंड क्योंकि हिंदी उड़ीसा में there are some similarities, I'm able to understand it. A little 4-year-old, 6-year-old who's entering the school for the first time cannot do that, right? Then what are we telling? We are making children passive recipients of information. This is not education, right? To make them वो घड़े नहीं है ना जिनको हम बस भरते जाएंगे और इस तरीके से भरते जाएंगे कि उनको खुद नहीं पता कि उनमें क्या भरा जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्यों बच्चों की भाषाओं को स्कूल में शामिल करना इतना जरूरी है, बिकॉज अ डिनायल ऑफ एजुकेशन इन देयर लैंग्वेज is actually denial of education. If we understand education to be more than just memorizing and accumulating information. The other thing is, that knowledge, हम जिन थ्योरीज को पढ़ते हैं, मैं सोशल साइंस की स्टूडेंट हूँ, सोशल साइंस में आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आप मतलब फ्रॉइड का थ्योरी ले लीजिए, वाइगोत्स्की का थ्योरी ले लीजिए, फूको के काम ले लीजिए,
इनमें से कोई काम अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था। अगर नॉलेज, ये सारे काम जो हम तक पहुंचे हैं, नॉलेज का अगर प्रोडक्शन अंग्रेजी में नहीं हुआ है, तो नॉलेज का एक्सेस क्यों इंग्लिश डिटरमिन करेगा? जहां पे भी हम एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, रीटा आप भी बहुत एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, जब आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, यू विल फाइंड दैट पीपल आर एक्चुअली डूइंग रिसर्च इन देयर ओन लैंग्वेजेस। द लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, क्योंकि तब वो अपने रिजल्ट्स बाकी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च उनके लैंग्वेज में हो रहा है, क्योंकि देखिए रिसर्च के सवाल आपके एक्सपीरियंस से निकलते हैं, राइट? और जिस भाषा में आप अपने एक्सपीरियंसेस को जीते हैं, सबसे बढ़िया रिसर्च क्वेश्चंस के सवाल आप उसी भाषा में बना पाएंगे। तो अगर हम देखते हैं कि समाज में बराबरी नहीं है और कुछ ग्रुप्स का नॉलेज सबका नॉलेज बन जाता है, तो उसको चैलेंज करने के लिए भी जरूरी है कि नॉलेज जिन थ्योरी से बनता है और थ्योरीज जिन रिसर्च से निकलते हैं, उन रिसर्च के सवाल भी सभी भाषाओं में पूछे जाएं, राइट? जब तक सवाल पूछने का, नॉलेज में सवाल पूछने का हक हम कुछ भाषाओं तक केंद्रित कर देंगे, then our language, then our knowledge will always be the knowledge of the powerful, of the hegemonic, right? Our access to knowledge will be exclusive. तो अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा सामाजिक ज्ञान, हमारे सोशल साइंसेस, हमारे साइंसेस सबकी, किसी एक ग्रुप की नहीं, सबकी जिंदगी पर प्रभाव डाले और सबकी जिंदगी, सबकी सच्चाइयों को रिफ्लेक्ट करे, तो वो सवाल सबसे आने चाहिए। और सवाल सबसे तब आएंगे जब हम सवालों का पूछना किसी एक लैंग्वेज में बाध्य नहीं करेंगे। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, क्योंकि थॉट लैंग्वेज में होता है। अगर मैं अभी किसी से भी कहूं कि प्लीज ट्राई टू, आप बिना भाषा का प्रयोग करके सोचिए, तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो हम जब सोचना ही भाषा में है, तो किसी को कहना कि अपनी भाषा को सोचने में मत यूज करो, उसको सोचने से रोकने के बराबर है, राइट? सो these reasons make it extremely important कि हम शुरू से आखिर तक सबकी भाषाओं को साथ लेकर चलें, क्योंकि बिना भाषा के आप समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। और कौन डिसाइड करेगा कि मेरी भाषा में सब पढ़े लेकिन उनकी भाषा में मैं नहीं पढ़ूंगी? तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एक्चुअली इज नॉट जस्ट फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हैज टू बी एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि मेरे को मैं जो सोचती हूँ कि मेरा समझ आसान है, मेरा समझ आसान इसलिए है क्योंकि स्कूल में मेरी भाषा का प्रयोग होता था। मुझे भी तो वो एहसास होना चाहिए ना कि अगर मेरे को थोड़ी देर किसी और की भाषा में पढ़ना पड़े तो मेरे को भी दिक्कत होगी। दैट इज हाउ एम्पैथी विल बी इनकरेज्ड। देयर इन अ क्लास, अगर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन क्लास है, हर बच्चे को दोनों एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि कब मेरे लिए कुछ समझना आसान है और कब मेरे लिए कुछ समझना मुश्किल है, right? So we are able to understand the institutional concerns, we are able to understand what is really happening. So for all these reasons, I mean, one cannot emphasize enough कि language कितनी इंपॉर्टेंट है। और देखिए हर लैंग्वेज क्योंकि कल्चर से जुड़ी है, रीजन से जुड़ी है, हर लैंग्वेज में कोई ऐसा नॉलेज है जो दूसरे लैंग्वेज में नहीं है, राइट? तो लैंग्वेज अगर जाती है उसके साथ ज्ञान भी खत्म होता है। बिल्कुल। जैसे हम हिंदी में या इंडियन बहुत सारे लैंग्वेजेस में द वे वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, मेरे लिए पापा के लिए एक शब्द है, पापा के बड़े भाई के लिए अलग टर्म है, पापा के छोटे भाई के लिए अलग टर्म है, माँ के भाई के लिए अलग टर्म है। तो सोशियोलॉजिकल किनशिप का जो थ्योरी इस लैंग्वेज से आ पाएगा वो इंग्लिश से नहीं आ पाएगा, राइट? और जो समुदाय पहाड़ों के पास है, जो वाटरवेज के पास है, वो अपनी भाषा में जिस तरीके से उस जगह के इकोलॉजी को समझते हैं, जितने शब्द उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। तो अगर उनकी भाषा जाती है उसके साथ वो ज्ञान भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इम्पोर्टेंट, आई थिंक बहुत ही बेहतरीन बहुत सारी चीजें आपने एक्चुअली हाईलाइट किया शिवानी।
मुझे लग रहा है कि उस पे हर पॉइंट जो आपने आर्गुमेंट दिया है उस पे बहुत सारी चीजें और चर्चा हो सकती है, पर मेरे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण रहा, जैसे आपने बताया, एक जो साधारण में जो एक समझा जाता है, भाषा जो है हमारा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो नहीं, जो आपने एम्फसाइज किया, सोचने का जो है वो माध्यम है। और जब हम क्लास में उस भाषा को नहीं लाते हैं तो बच्चे को कैसे सोचने से ही वंचित करते हैं और एक अस्तित्व पे कैसे आप सवाल लाते हैं, और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसे आपने बोला, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए क्रिमिनल, इट्स क्रिमिनल एक्टिविटी दैट वी आर डिनाइंग देम द राइट टू थिंक, द राइट टू एक्सप्रेस। सो आई थिंक इसको आगे लेते हुए मैं सर से ये पूछना चाहूंगी कि महेंद्र कुमार मिश्रा जी, अगर आप ज्वाइन कर पाए, हमें आपसे ये पूछना है कि हम यहाँ पहुंचे कैसे, हाउ डिड वी रियली अराइव इट हियर, क्योंकि हम बोलते हैं हमारा एक बहुभाषी राष्ट्र है, इतने सारी भाषाओं की मैंने तो गिनती कर दी, उसके बावजूद हम आज इस मोड़ पे क्यों पहुंचे हैं कि हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, जब हमारी शिक्षा नीतियों में भी बोला गया है कि हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना है। तो किस दबाव पे है और क्या प्रक्रिया है कि जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे, और पर हम देख रहे हैं कुछ साल से हमें काफी ज्यादा मदद मिल रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और मुझे लग रहा है कि जो हमारी एमएलई पॉलिसी है उससे भी हम मदद ले पा रहे हैं, बिकॉज इट्स गिविंग अस एटलीस्ट सम लेजिटिमेसी टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क इन द स्टेट, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी कैन सी कि अगर हम बाकी स्टेट में एज ए नेटवर्क हम आ सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर हमें एक वे फॉरवर्ड शायद हो सकता है। सो थैंक यू फॉर दैट। नाउ आई विल गो टू शिवानी, एंड शिवानी, आपने तो इस पे काफी काम किया है, और ये कहीं ना कहीं एविडेंस की तो अभी आवश्यकता नहीं है कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो हमेशा बेहतर साबित हुआ है बच्चे के लिए, स्कूल के उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो उसके बावजूद भी हम क्यों फिर वापस चले जा रहे हैं, जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वो डोमिनेंट लैंग्वेज में हो जा रहा है। महेंद्र मिश्रा जी ने जरूर इसकी जो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया उन्होंने, बट इफ यू कैन रियली गिव अस लिटिल मोर इनसाइट, दैट वुड बी हेल्पफुल। श्योर। देखिए, एक महत्वपूर्ण रीजन, इसीलिए मैंने जब अपनी बात रखी थी तो ये कहा था कि सभी की भाषाओं को शुरू से आगे तक रखना बहुत जरूरी है। जिन भी लोगों ने फील्ड पे काम किया है वो सब जानते हैं कि देखिए, अगर आपके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और हायर एजुकेशन का एक्सेस सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस में रहेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि पेरेंट्स, गार्डियंस, टीचर्स भी एक एंजाइटी महसूस करेंगे, राइट, कि अगर आगे जाके बच्चे को हायर एजुकेशन का एक्सेस सिर्फ अंग्रेजी में या हिंदी में या उड़िया में मिलेगा तो फिर वो मातृभाषा को सिखा के कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट इंडिया के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, देन आई थिंक a very significant percentage of higher education actually is exclusively in English, right? तो जब आप आगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उन लैंग्वेजेस में नहीं कंटिन्यू करेंगे तब तक पेरेंट्स, और देखिए, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का पावर से बहुत गहरा संबंध है, राइट। जिन लोगों का लैंग्वेज डोमिनेंट लिस्ट में ज्वाइन नहीं हो पाया है, शेड्यूल लिस्ट में ज्वाइन नहीं हो पाया है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बन पाया है, वो पावर को भी कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स नहीं है, राइट। तो ये उन तबकों को एंशियस फील करना कि अगर हमारे पास ये लैंग्वेज नहीं होगी तो हम ये नहीं हासिल कर पाएंगे, बहुत स्वाभाविक है, and we have to understand where they are coming from rather than thinking कि ये लोग जानते नहीं हैं, ये लोग समझते नहीं हैं। ये लोग समझते हैं और शायद हमसे बेहतर समझते हैं। इसीलिए कोई भी अर्ली ट्रांजिशन प्रोग्राम्स या ट्रांजिशन प्रोग्राम्स अपने आप में एस्टैब्लिश करते हैं कि मदर टंग का यूज सिर्फ मेन स्ट्रीमिंग के लिए है,
मदर टंग का यूज सिर्फ है कि वो डोमिनेंट लैंग्वेज तक सेंसिटिवली ले जा पाए। अब हम जोर जबरदस्ती करके आपको डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, हम आपके ही मदर टंग को यूज करके बहुत सेंसिटिवली सिखाएंगे, लेकिन सीखनी तो आपको वही पड़ेगी। तो जब तक लैंग्वेजेस आगे तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम ट्रांजिशन मॉडल्स को छोड़ के मेंटेनेंस मॉडल्स की बात नहीं करेंगे, राइट? हम हायर एजुकेशन और रिसर्च और लैंग्वेजेस में एक्सपैंड नहीं करेंगे, तब तक ये एंजाइटी रहेगी, और ये एंजाइटी जस्टिफाइड है, राइट? यहाँ पे इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हायर एजुकेशन का एक्सेस भी इंग्लिश सेंट्रिक ना रहे। और दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, उड़ीसा में महेंद्र जी ने काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है शुरू में, क्योंकि मैं एज अ रिसर्चर जो वो काम कर रहे थे उसको डॉक्यूमेंट की हूँ। शुरू में जब हम एमएलई स्कूल शुरू हुए थे, ये आंध्रा में भी उड़ीसा में भी, जब हम जाते थे तो बहुत बार कम्युनिटी इंटरैक्शंस में कम्युनिटी के लोगों को खुद इस चीज पर भरोसा नहीं था, या नॉट एवरीबडी वाज हैप्पी दैट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। कुछ लोग एकदम खुश थे, कुछ लोग शायद नहीं भी थे। लेकिन मैंने 2009 से जाना शुरू किया था, 2013-14 तक मैं गई हूँ, और उसके बाद 2017-18 में भी गई हूँ। 3-4 साल बाद जाके वही लोग अब डिफरेंस देख पाते थे अपने उस बच्चे के पढ़ाई में और सीखने में जो डोमिनेंट लैंग्वेज स्कूल में पढ़ा था, और ये बच्चा जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्कूल में जा रहा है। मैंने अपने फील्ड वर्क के दौरान ये तक देखा है कि बच्चों को माता पिता ने किसी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है। ये मैं पार्लखेमुंडी की बात कर रही हूँ, उस ब्लॉक के कुछ गांव की बात कर रही हूँ, और बच्चों ने जिद करके दोबारा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्कूल्स में आए हैं कि यहाँ पे समझ में आता है, यहाँ पे हमको लगता है कि हम भी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी को भी देखिए समझ, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और हायर एजुकेशन को बाकी लैंग्वेजेस में भी इंश्योर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये वाला जो एक कमेंट है कि आप अपने बच्चों को तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों पे आप हमारा मदर टंग इम्पोज करेंगे, ये एंजाइटी एकदम लाजमी। और एक चीज मैं जो एक लास्ट पॉइंट छोटा सा जरूर बोलना चाहूंगी कि जो मैं बोल रही हूँ कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन फॉर ऑल, राइट? आप अगर देखेंगे ओनली द प्रिविलेज्ड कैन अफोर्ड टू बी मोनोलिंगुअल्स। मैं हर साल, जैसे आपने कहा कि मैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे कुछ कोर्सेज ऑफर करती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, और स्टूडेंट्स हर साल एक लिंग्विस्टिक सर्वे करते हैं दिल्ली के ही स्टूडेंट्स पे। और जो हमने पाया है कि मोनोलिंगुअल्स इंडिया में वैसे बहुत कम है, पर जो मोनोलिंगुअल्स आज के जमाने में हैं भी, वो उन परिवारों से आते हैं जिसमें माता पिता भी अंग्रेजी में बोलते हैं। एंड देयर आर नो मोनोलिंगुअल्स, क्योंकि स्कूली शिक्षा में उनको थोड़ा बहुत हिंदी या कोई और लैंग्वेज तो पढ़नी होगी, बट मोनोलिंगुअल इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर कंफर्टेबल इन, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन द सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेजेस एट ऑल. The burden of multilingualism is on the one who's the most distant from the dominant language, right? So if I'm not an English speaker, अगर मैं हिंदी मातृभाषी हूं तो मुझे अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हिंदी मातृभाषी भी नहीं हूं, मेरी मातृभाषा कांगड़ी है, इसलिए मुझे हिंदी और अंग्रेजी तो और सीखनी पड़ेगी। उड़ीसा में जो सौरा ट्राइब का है, उसको सौरा के साथ साथ उसको उड़िया, हिंदी और इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि मोनोलिंगुअल लोग ही पावर में है और उनके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, सबसे ज्यादा बुद्धि का काम, सबसे ज्यादा कॉग्निशन तो वो लोग कर रहे हैं जिनकी लैंग्वेज सबसे डिस्टेंस पे है, right? So why should the burden of multilingual be only on the linguistic minorities? आपको मेन्स मतलब एलीट स्कूल्स में, सब स्कूल्स में आपको हर एक को पुश करना पड़ेगा मल्टीलिंगुअल स्पीकर बनने के लिए, तभी अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल लैंग्वेजेस में आएंगी, and the monolingual speakers will begin to understand their privilege, right? So I think that is important. Languages have to be carried on till higher education, at least as many languages as possible to begin with, and there have to be employment opportunities ensured in multiple languages. Otherwise, then there is a hypocrisy. Yes.
या वेरी वेल सेड शिवानी, एंड आई थिंक आप बारंबार वही बात हमारे साथ लेके आ रहे हैं, वो जस्टिस वाली और वो जो राइट्स और जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर रही हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज यही है कि आप जिस जगह को जाते हो उसी जगह का एक मल्टीलिंगुअल अप्रोच बनाओ और वहां पढ़ाओ। नहीं तो किसी दूसरे थ्योरी लेने से हो सकता है फिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। यस, बट यस सर, एक्चुअली आपका जो शब्द है ना, भाषा एक दूसरे की शत्रु नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ताली मिला है सर। सो वेरी और मुझे अच्छा लगा कि हम जो एनिमिटी से निकल रहे हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं है, ये बहुत बेहतरीन वे है। बट आई थिंक आप जो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर हम सबको उस पर गौर करना चाहिए। आई थिंक शिवानी wants to make a point, and Shivani, you make a point, then I'll go to Anjali, and Anjali, I'll give you 2 minutes. इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहला तो मेरा ये था कि देखिए, हम इसीलिए हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की जब बात करते हैं, बहुत बार हम थ्योरी में फंस के कई बार ये भूल जाते हैं कि अगर हम रोजमर्रा का जिंदगी देखें तो लोग मल्टीपल भाषाओं के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, सीखते हैं। किसी एक जगह अगर 2 भाषाएं बोली जा रही हैं तो उन 2 भाषाओं में भी संवाद हो रहा है। So it's very unlikely that I'm living in a place where 3 languages are being spoken and I just can't make sense of it. आप बच्चों को अलग अलग भाषाओं के बच्चों को साथ में बिठा के देखिए और आप देखिए वो कम्युनिकेट करेंगे, राइट? लिंक लैंग्वेजेस बन जाएंगी। लैंग्वेजेस आर एक्टिव लिविंग concepts. They are not static, they are not frozen, they pick from one another. तो बहुत इसमें फंसने का जरूरत नहीं है। We have to learn from what is out there, then impose something on it. Second point which I wanted to make in response to when we were talking about English education and why is there a reservation around it. See, I also want to bring the issue of public and private education. जब तक हम एजुकेशन को कमोडिटी की तरह बेचेंगे तब तक कंज्यूमर प्रधान है, और कंज्यूमर चाहे उस चीज को समझे ना समझे, हमको वो बेचना है जो बिकता है। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बिकता है, राइट? उसमें अब हमेशा, जैसे कृष्ण कुमार कहते हैं कि व्हाट इज वर्थ टीचिंग, आप हमेशा स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे ना। एज अ टीचर यू विल आल्सो हैव टू टेक अ कॉल ऑन व्हाट मे बी वर्थ टीचिंग। सो इफ वी थिंक ऑफ अ पब्लिक एजुकेशन where it is not consumer driven, मतलब it is driven to empower them, but not as a service जिसमें जिस चीज का डिमांड है वो वैसे जाएगा, तब तक भी हम इसको नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि अभी आप देखिए, मदर टंग बेस्ड एजुकेशन या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिर्फ पब्लिक स्कूल्स में है, या बहुत कम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहे हैं। प्रॉफिट मेकिंग इज व्हाट इज आल्सो ड्राइविंग in the English market. Understood and placed in this context. Just that. Thanks, Rita, for giving me this. Thank you, Shivani. I think Anjali wants to say something. Anjali, go ahead. Unmute yourself. Oh, Shivani, now over to you. Okay, yeah. Thank you, Rita. मैं बस यही कहना चाह रही थी, किशोर जी का सवाल भी पढ़ा कि अल्टीमेटली बात वही है कि हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात भी कौन से प्रिंसिपल्स पे करेंगे। सिर्फ आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आइडेंटिटी एक कोएग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज के स्वरूप में और आइडेंटिटी का असर्शन विज़-वी अदर आइडेंटिटीज, दीज आर आल्सो क्वेश्चंस ऑफ आवर टाइम। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का इमेजिनेशन अगर हमारा सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, बोथ इन एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यहाँ से आएगा, तो इसमें आइडेंटिटीज का एग्जिस्टेंस, उनका स्ट्रेंथनिंग होना किसी के लिए भी खतरे की बात नहीं होगा, राइट? लेकिन और इसमें ये चीजें सच में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पर हम अगर इस सवाल को इस सवाल को हम एकदम एक सोशल जस्टिस के उससे भी बोल सकते हैं, और लैंग्वेज के सवाल को एकदम लिंग्विस्टिक पोजिशनिंग से भी बोला जा सकता है। तो आज के टाइम पे इस सवाल को सही सतह पे खड़े होके पूछना भी बहुत बहुत जरूरी है कि हम बहुत भाषाओं की बात कर रहे हैं, हम भाषाओं के कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लैंग्वेजेस के जो हायरार्की है, एक लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस चीज को
चैलेंज करते हुए लैंग्वेजेस की कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे थोड़ा एनईपी जैसे डॉक्यूमेंट से संदेह होता है जब वो बोलते हैं कि सम आवर लैंग्वेजेस आर ग्रामेटिकली बेटर और मोर साइंटिफिक, बिकॉज देयर इज नथिंग टू प्रूव दैट। सो आर pushing or are fighting for multilingual spaces and multilingual language has to come from a position of equality and coexistence with one another without hierarchy. Otherwise जो खतरे की बात जो किशोर दरक्स जी ने जिस तरफ हमको पॉइंट किया, वो फिर उससे जूझना मुश्किल हो जाएगा कि फिर हर एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से लड़ेगा। तो इन्हीं सवालों पे अगर हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करें, इन प्रिंसिपल्स पे बात करें, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे बात करें, तो वो शायद इस मूवमेंट को आगे ले जाने में ज्यादा मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच शिवानी। एंड मुझे लग रहा है कि समय को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस चर्चा को हमें खत्म अभी करना चाहिए, और ये बातचीत तो चलती रहेगी, बट जैसे हमने बात की, ये सिर्फ मदर लैंग्वेज, हम मदर टंग जब बात करते हैं, एक ही परिवार में मदर टंग्स है ना, एक ही भाषा भी नहीं है। तो अभी हर जगह पे हम एक मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, हमारी दफ्तर हो, जहां भी हो। तो आई थिंक हर जगह पे हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, और हम सब एक स्टेक होल्डर हैं, हम इस पे क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं आज की जो विनर है उनको अनाउंस करती हूँ। आई थिंक स्वयं प्रभा वाज द विनर। शी आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस जो हमने पूछा था। 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं और कितनी मदर टंग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था 2001 की सेंसस के दौरान, उनने सही जवाब दिया था। पहले का आंसर है 22 और सेकंड का अराउंड 10,000 लैंग्वेजेस। तो स्वयं प्रभा को बहुत सारी बधाई। और ये जैसे मैंने बताया, एक प्रयास था हम लोगों का कि हम कैसे जो प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम तो अपनी अपनी छोटे छोटे संस्थाओं में, जैसे उन्होंने बोला, प्रिय संघर्ष करते रहते हैं, महेंद्र जी ने जैसे बताया, पर साथ में हमें एक मैक्रो लेवल पे भी आने की जरूरत है। और जैसे अंजलि ने बताया कि जरूरी नहीं कि संस्थाएं ही आए, व्यक्ति भी आए, हर रिसर्चर भी आए, हर प्रकार के लोग हैं। और जैसे मेरे जैसे जो एमएलई से बहुत कम जिनको नॉलेज है, उस तरह के लोग भी जुड़े, तभी जाके सबकी जब एजेंडा बनेगा तभी आगे हो पाएगा। सिर्फ एमएलई के कुछ ही लोगों को लेके और हम एमएलई की बात करेंगे, वो आगे शायद नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं उस इग्नोरेंस के साथ भी मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि हमें लाने की, इकट्ठे आने की भी ज्यादा जरूरत है। और ये एक छोटी सी प्रयास थी हमारी तरफ से। आप सबने इतनी बेहतरीन पार्टिसिपेट किया, और आई एम रियली very very happy, and it's with these encouraging words from Mahendra ji and Shivani, I think we should definitely continue this struggle. And I just want to thank all panelists, Hemangi, Shivani, Mahendra ji and Rupesh for their time and valuable insights. And a special thanks to Unnati team and Patang team for putting all this together, and thank you very much. So have a good day and see you soon. एक parting ये, all of you and all in your organizations, if you can take up as an each person learns one more language. Yes. That's a good one. एक स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, बंद करने से पहले, ताकि एक फोटो भी हो जाए, है ना। ले लो भाई, कैसे लेते हैं, मुझे ये सब चीजें पता नहीं है, आप लोग ले लो। हाँ, सो वीडियो ऑन करे तो ठीक रहेगा शायद। हाँ, वीडियो अगर ऑन कर पाए तो अच्छा रहेगा। एक फोटो ले लें। और स्वयं प्रभा, आपको देख पा रही हूँ, आपको इनाम मिलेगा मेरे तरफ से जब मैं जाऊंगी पतंग में। थैंक यू। रूपेश आप ले रहे हैं क्या फोटोग्राफ? थैंक यू रूपेश। ये रिकॉर्डिंग किया है, आई डोंट नो वेदर वी रिकॉर्डेड दिस और नॉट। हाँ, रूपेश आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। संतोष आप भी लीजिए। थैंक यू एवरीवन, वेरी मच। थैंक यू।